नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, जो कि आप सभी जानते ही होंगे। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, नमस्कार चंदन जी, नमस्कार। आप सभी श्रोताओं को भी, दर्शकों को भी नमस्कार। तो सर, सबसे पहले जो है हम यही जानना चाहेंगे कि सरकार जो है, जो सरकार की रवैया है पेंशन को लेकर के, और अभी जो है फिलहाल में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में हुँ, लगातार जो है, चाहे पीएनएम के माध्यम से मीटिंग हो, जेसीएम के माध्यम से हो, चाहे आप भी जो है कई बार जो है देखे गए हैं। जी। अ, चाहे सेक्रेटरी साहब हों, पेंशन सेक्रेटरी हों, उनके साथ आप देखे गए हैं। तो इतना राउंड मीटिंग होने के बाद भी जो है रिजल्ट जो है कर्मचारियों के फ़ेवर में नहीं आ रहे हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। इसको लेकर मतलब क्या किया जाए? कैसे जो है आप आगे की लड़ाई लड़ेंगे और किस तरह जो है कर्मचारियों का पेंशन दिलाने का काम करेंगे? किसी की सेवा काल में मौत हो जाती है या फिर डिसेबिलिटी हो जाती है किसी भी एनपीएस कर्मचारी की, तो उसके परिवार के पास ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प है। तो उसके परिवार को ओपीएस मिल जाती है या जो डिसेबल हो गया कैंडिडेट, उसको भी ओपीएस मिल जाती है। जीपीएफ के तौर पर कर्मचारी का पूरा अंशदान वापस मिल जाता है ब्याज सहित। वो बदलाव हुआ और विरोध हुआ और लड़ाई जारी रही, तो अभी सरकार ने अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक ड्राफ्ट लेकर के गज़ट लेकर के आई। जनवरी में उसका नोटिफ़िकेशन आ गया, गज़ट आ गया प्रॉपर। जनवरी में फिर विरोध हुआ यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, तो सरकार ने पब्लिक से कमेंट माँगे कि भैया आप सुझाव दे दो। हुँ। हज़ारों लाखों लोगों ने अपने सुझाव दिए। सुझाव देने के बाद ये अलग बात है कि इस गज़ट में जब 19 मार्च को दोबारा से गज़ट आया पीएफआरडीए के माध्यम से, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के माध्यम से जब आया, तो इसमें क्या है कि कोई जनवरी वाले गज़ट को एज़ इट इज़ उठा कर के रख दिया। तो मतलब ये थोड़ा-सा निराशा वाली बात है, लेकिन ये भी ऐसा नहीं होगा कि इसमें कोई बदलाव ना हो। बदलाव तो सरकार को करने ही पड़ेंगे। तो इतने सारे बदलाव हुए तो अभी और बदलाव होंगे। दूसरी बात जो पब्लिक की डिमांड है ओपीएस, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओपीएस नाम का कोई कॉन्स्टिट्यूशन या ओपीएस नाम का कोई बायलॉज़ भारत के कर्मचारियों के पास है नहीं, वो हम समझने के लिए बोल देते हैं ओपीएस। और अगर हम दुनिया में मतलब हमारे जो भारतीयों की जो दुनिया है, हमारा सबसे बड़ा जो बायलॉज़ है वो हमारा संविधान है। अब संविधान में देखिए कितने संशोधन हो गए आज़ादी से लेकर के अब तक 1950, 1949 से लेकर के आज तक कम से कम 120-25 से ज़्यादा ही संविधान संशोधन हो गए। तो संशोधन तो एक सतत प्रक्रिया है जो एक टाइम के बाद कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जो हम बात करते हैं, 2 बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं पेंशन के लिए। पेंशन का मतलब है कि ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी। मतलब जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं या किसी अनिश्चितता की तरफ जाते हैं, तो उस समय चूँकि आपने देश की सेवा की है या राष्ट्र की सेवा की है या स्टेट की सेवा की है, जैसे भी मतलब जिस भी आप नौकरी में पद पर रहे हैं, उसके बदले में आपको अनसर्टेनिटी की कंडीशन में और ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी के रूप में पेंशन की सुविधा दी गई थी। और वो कॉर्पस बेस्ड नहीं थी, बल्कि सर्विस बेस्ड थी। सर्विस बेस्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार भी पेंशन तभी देती है, जब वो कुछ सेवा ले लेती है। बिल्कुल। जैसे पेंशन की पात्रता है कि अगर आपकी नौकरी 10 साल से कम की रही है रेगुलर सर्विस, तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहा हूँ जिसको लोग बिल ओपीएस कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, फिर 10 साल से अगर आपकी नौकरी ज़्यादा है, तो ही आपको पेंशन मिलेगी। फिर कितनी मिलेगी, ये उस राज्य के कानून पर तय करता है, उस पर निर्भर करता है। किसी राज्य का कहना है कि भैया हमारे यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ, तो वो कहते हैं कि 10 साल की नौकरी पूरी करोगे तब पेंशन के लिए पात्र होगे। अगर आपकी 33 साल की नौकरी पूरी करके रिटायर होते हो आप, तो आपको 50% पेंशन मिलेगी और 33 साल से अगर आपकी कम है नौकरी तो उसी अनुपात में आपकी पेंशन कम होगी। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में
28 साल की नौकरी पूरी करने पर 50% पेंशन का प्रावधान था, हालाँकि उसको बदल करके उन्होंने 25 साल कर दिया है। अगर मैं बात करूँ पंजाब की, तो वहाँ भी 25 साल की नौकरी के बाद 50% का प्रावधान था, अभी भी है ओल्ड पेंशन स्कीम में। तो अब जो एनपीएस आया ये कॉर्पस बेस्ड कर दिया, ये दिक्कत है। अब कॉर्पस बेस्ड में ये बंदिश नहीं रही कि आपकी 10 साल की नौकरी ज़रूरी है, ऐसी कोई बंदिश नहीं। आप 5 साल की नौकरी करके रिटायर हो रहे हैं, तो भी आपको पेंशन मिलेगी क्योंकि ये कॉर्पस बेस्ड पेंशन है। पेंशन भले आपको ₹200 मिले या 400 मिले या 2000 मिले, वो मैटर नहीं करता, पेंशन मिलेगी। हाँ, उसमें एक पॉइंट है, वो ये कहते हैं कि अगर टोटल कॉर्पस 5 लाख से कम है, तो पूरा कॉर्पस उठा करके दे देंगे, एनुटाइज़्ड नहीं करेंगे मनी। हुँ, तो ये है उसमें प्रावधान। तो एनपीएस में चूँकि अब लोग भारत तो ऐसा विविधताओं का देश है, किसी राज्य में 40 साल तक आदमी को नौकरी के लिए वो एलिजिबल है, किसी में 45 साल तक एलिजिबल है या कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ था परमानेंट हो गया या मान हुँ, लीजिए वर्क चार्ज पर थे परमानेंट हो गए या दैनिक वेतन भोगियों को परमानेंट कर लिया गया। जब उन्हें परमानेंट किया गया तो उनकी नौकरी बहुत कम दिन की रह गई। तो ऐसी स्थिति में एनपीएस में समस्या खड़ी हो गई। कम नौकरी, कम कार्पस तो बहुत कम पेंशन, ये दिक्कत शुरू हो गई। अब जिनकी लंबी नौकरी है 30 साल, 32 साल, 34 साल, तो ऐसा तो कोई अभी रिटायर हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी हुँ, एनपीएस को आए हुए मुश्किल से 21 साल हुआ है। जो हुँ, लोग रिटायर हुए हैं, वो सारे के सारे लोग 10 से 15 साल की नौकरी में रिटायर हो गए। दूसरी बात कि ज़्यादातर इनमें 80-90% स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं। उनके साथ एक और समस्या रही, नौकरी तो उनकी 15 साल की रही, लेकिन एनपीएस का डिडक्शन 4 ही 5 साल हुआ, पीछे का हुआ ही नहीं, तो कॉर्पस और कम रहा। तो चंदन जी, ये तो तय है कि कोई भी चीज़ कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, उसमें समय के साथ बदलाव होते हैं। बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होते हैं। यहाँ पर थोड़ी बात बुरी ये है कि पेंशन के सिस्टम में जो बदलाव हुए, वो अच्छे बदलाव ना होके बुरे बदलाव हुए, ये दिक्कत भरी बात है। एक और एनपीएस है, एक जी, और सोचने वाली बात है कि जब सरकार को लोगों की बात माननी ही नहीं थी, कर्मचारी यूनियन की बात माननी ही नहीं थी, तो फिर सुझाव लेने की क्या ज़रूरत थी? ये तो जब बड़े अपने ही शर्म की बात है, ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है भारत सरकार के लिए भी पीएफआरडीए के लिए भी और जितने भी इस यूपीएस या एनपीएस रिव्यू कमेटी के जितने भी मेंबर थे उनके लिए भी। क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कौन लेकर के आया? एनपीएस रिव्यू कमेटी लेकर के आई। एनपीएस रिव्यू कमेटी का मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी, दी दिन सेक्रेटरी फाइनेंस टीवी सोमनाथन साहब, पीएफआरडीए के चेयरमैन, फिर 2 मेंबर और हैं। एक तो परमा सेन जी थी, अब उनकी जगह पर दूसरी मेंबर आ गई थी क्योंकि वो रिटायर हो गई। एक और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, डीओपीपी-डब्ल्यू से, डीओपीटी से और पीएफआरडीए चेयरमैन और फाइनेंस सेक्रेटरी, 4 लोग थे कमेटी में। 1 साल से ज़्यादा क्योंकि 6 अप्रैल 2023 को कमेटी बनाई गई थी और अगस्त 2024 में कमेटी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कभी सार्वजनिक हुई नहीं, सीधे-सीधे हुँ, रेल मंत्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आ रहे हैं। आज तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम या कमेटी की रिपोर्ट तो सार्वजनिक हुई नहीं कभी। हाँ, खैर वो भी हुआ। गज़ट आने में अप्रैल तक 1 साल हो गया और जनवरी में आया, लगभग-लगभग 2 साल के बाद गज़ट आया। गज़ट आया तो भी आधा-अधूरा। इनकम्प्लीट। उसमें ये कहा गया कि कंप्लीट गज़ट निकालेगा पीएफआरडीए। पीएफआरडीए बताएगा कि जिन लोगों का पैसा नहीं जमा तो उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाएगा, कितना जमा करना पड़ेगा, वापसी कितनी बनेगी, इंडिविजुअल कॉर्पस कैसे होगा, बेंचमार्क कॉर्पस कैसे होगा, नौकरी को हम कैसे मतलब जो है काउंटिंग कैसे करेंगे अगर किसी की 5 साल 11 महीने नौकरी है, तो उसको कितना माना जाएगा? क्या उसको 6 साल माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? या इस तरह का तो ये सारी सारी चीज़ें पीएफआरडीए के हिस्से में डाल दी गई। दूसरी सबसे बड़ी बात है इसके विरोध के बाद कि जब भारत सरकार ने खुद पब्लिक से कमेंट्स माँगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर, इसका मतलब कि उन्होंने खुद ही ये स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि इस बजट में, इस स्कीम में कुछ लोचा है, कुछ प्रॉब्लम है, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं।
हज़ारों लाखों लोगों ने कमेंट्स दिए, सुझाव दिए, यहाँ तक कि हम खुद जब माननीय मंत्री जी के साथ बैठक कर रहे थे, उसमें पेंशन सेक्रेटरी साहब साथ में मौजूद थे। हमने खुद यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर चर्चा किया कि उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम है, जिनको कर्मचारी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ख़ैर उस दिन जो हमारा जो टारगेट था, उस दिन हमारा टारगेट था कि एनपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है बिना स्क्रैप किए। क्योंकि हमें ओपीएस चाहिए वो स्क्रैप होकर के मिले या मॉडिफ़िकेशन से मिले, हमें इससे कोई लेना-देना नहीं। अब बिल्कुल। चूँकि स्क्रैप करके अगर मिलना पॉसिबल होता, तो ज़ाहिर-सी बात है 2024 के लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा होता, राष्ट्रीय स्तर पर और ये हो गया होता। ना तो विपक्ष ने इसको मुद्दे में अपना मैनिफेस्टो में रखा और जो वर्तमान सत्ताधारी जो दल है वो जीत करके आ भी गया अगर इस मतलब मैं कहूँ कि तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो हमें जो करना था, जो हमें सुझाव देना था वो हमने ये दिया कि जब एनपीएस में डेथ और डिसेबिलिटी के केस में जब हर आदमी को ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प पहले से ही मिला हुआ है, उसकी डेथ या डिसेबिलिटी चाहे रिटायरमेंट से 1 दिन पहले हो जाए और चाहे जॉइनिंग के 1 दिन बाद हो जाए। हर कंडीशन में चाहे बीच में कभी भी हो जाए, तो हर कंडीशन में एनपीएस एम्प्लॉयी और उसके परिवार को अनसर्टेनिटी की कंडीशन में एक बार ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प मिला हुआ है। तो हमारी जो डिमांड थी वो ये थी कि उसी विकल्प को एक बार आप हमें रिटायरमेंट पर भी दे दो, क्योंकि दोनों केसेज़ में क्या है कि दोनों के साथ पक्षपात हो रहा है। चंदन जी बिल्कुल। इमेजिन करिए कि कोई आदमी 1 साल नौकरी करने के बाद उसकी डिसेबिलिटी हो गई किसी वजह से, बीमारी हुँ, से या एक्सीडेंट से, तो अब उसके हिस्से का जो पैसा है, कर्मचारी के हिस्से का, वो ब्याज सहित उसके परिवार को या उसको दे दिया जाएगा, यानी वो पैसा जीपीएफ हो गया, हुँ, प्लस 50% लास्ट बेसिक का और डियरनेस अलाउंस के साथ उसको ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी, यानी ओपीएस मिलेगी, हुँ, उसके पास विकल्प मौजूद है। अब देखिए कोई आदमी 35 साल नौकरी किया, अच्छी नौकरी किया, क्योंकि आजकल तो रिटायरमेंट तक आराम से आदमी पहुँच जाए, बेदाग होकर के नौकरी सक्सेसफुल नौकरी करके रिटायर हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। हुँ, ऐसी बिल्कुल। स्थिति के बावजूद उसके पास ये विकल्प नहीं है, भाई क्यों? एक तरफ 35 साल की नौकरी करने के बाद नहीं है और एक तरफ 5 साल के अंदर ही आप दे रहे हो। अच्छा दूसरी बात छोड़ दीजिए, कोई आदमी 35 साल की नौकरी के बाद कल रिटायर होने वाला है और 1 दिन पहले अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया, तो हुँ, भी उसके परिवार को पूरी उम्र ओपीएस का विकल्प मिला हुआ है। कर्मचारी अंशदान ब्याज सहित यानी जीपीएफ की तरह उसको वापस मिल जाएगा। उसको भी मिल जाएगा जबकि अगले दिन उसका रिटायरमेंट था। फिर अगले दिन जो 35 साल की नौकरी पूरी करके रिटायर हो रहा है, दोनों में क्या अंतर है? 1 दिन का अंतर है। तो उसको ओपीएस का विकल्प देने में क्या दिक्कत है? तो ये एनोमली है क्योंकि इससे क्या हो रहा है जो लंबी नौकरी करके रिटायर हो रहा है, उसकी सेवाओं को अनदेखा किया जा रहा है। तो ये उस दिन की जो हमारा जो एजेंडा था, माननीय मंत्री जी के सामने रखने का वो ये था कि हमें एक बार वही विकल्प चुनने की आज़ादी रिटायरमेंट वाले दिन दे दो, चाहे वो रिटायरमेंट कैसा भी हो, वॉलंटरी हो, कंपल्सरी हो या सुपरएन्युएशन वाला हो। तो इससे क्या होगा कि एनपीएस को बिना स्क्रैप किए ऑटोमैटिकली ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट किया जा सकता है, हर आदमी के लिए। दूसरी बात, तो उन्होंने कहा जो लोग 15 साल, 20 साल में रिटायर हो रहे हैं, उनको 50% पेंशन नहीं दे सकते। तो हमने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपने 50% पेंशन देने के लिए 25 साल की नौकरी को आपने हुँ, कैपेबल माना है। तो ठीक है, जो आदमी 20 साल की नौकरी करके रिटायर हो रहा है, उसको 40% दे दीजिए, लेकिन 40%। पहले आप उस ट्रैक पर तो आइए। हुँ, जिसकी 18 साल है, उसको 36% मिल जाएगी, 37-38% मिल जाएगी पेंशन। यहाँ तक गनीमत है। लेकिन आप उसे यूपीएस के नाम पर बिल्कुल पैदल कर दे रहे हो, बुढ़ापे पर वो जब जा रहा है तो अपना भी अंशदान और ये तो वो अंशदान है जिस पर आपने इनकम टैक्स तक ले लिया हुँ। और फिर उस मतलब दोहरी चोट कर दिया आपने। ये तो बहुत ये मतलब ये देख के सोच के इतना शर्मनाक लगता है जी, कि जी, एक जी। आदमी जो है अपना सैलरी से भी इनकम टैक्स दे, बाद में और रिटायरमेंट के पैसे में भी इनकम टैक्स दे। नहीं, नहीं रिटायरमेंट पर पैसों पर इनकम टैक्स नहीं है चंदन जी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ जैसे मान लीजिए मुझे 10,000 रुपए सैलरी मिलती है। हुँ, तो इस 10,000 रुपए की सैलरी को जो इनकम टैक्स का जो नियम है उसके हिसाब से इस पर इनकम टैक्स लेती है सरकार। हुँ, अब बिल्कुल।
जब इन और ये पैसा मान लो 10% यानी उसका 1000 हमने कटवाया पेंशन में, तो 1000 कट-कट करके चला गया, पूरी ज़िंदगी वो इकट्ठा हुआ और उसके बाद ये पैसा ले लिया सरकार ने पेंशन देने के नाम पर और पेंशन भी नहीं, वो पे हुँ, आउट है, वो पेंशन तो है ही नहीं। पूरे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के गज़ट में हुँ, टाइटल के अलावा कहीं भी पेंशन शब्द का ज़िक्र नहीं किया गया है, क्योंकि वो एश्योर्ड पे आउट है। एडमिसिबल पे आउट है, चाहे वो फैमिली पे आउट हो और चाहे वो एडमिसिबल पे आउट हो, मतलब जो है रिटायरमेंट पे आउट हो। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार ने या इस गज़ट को तैयार करने वाले लोगों ने बड़ी ही चालाकी के साथ, क्योंकि पेंशन तो राइट है, पेंशन तो देना ही पड़ेगा, तो हुँ, पेंशन को रिप्लेस कर दिया है पे आउट से। इसका मतलब ये है कि आज आपको पे आउट दे भी रहे हैं, कल कहेंगे कि ये भी नहीं मिलेगा और गेट आउट। ये वो परंपरा डालने की कोशिश की जा रही है। इसको भी हमने वहाँ रखा कि जब आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गज़ट बना रहे हैं, तो आप पेंशन देने की बात कीजिए, पे आउट नहीं चाहिए हम लोगों को। हुँ, फिर तो आप कह दोगे कल को कल पेमेंट कहने लग जाओगे, फिर कहोगे मतलब कुछ और उसका नामकरण कर दोगे, वेजेज़ कर दोगे, इकोनॉमिक फंड कर दोगे या कुछ और। हमें चाहिए पेंशन, क्योंकि पेंशन क्या है? पेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर आपको पेंशन खत्म ही कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करो ना। बिल्कुल। हाँ, संसद में जो लोग बैठते हैं पहले उनसे शुरू करो, लोकसभा, हुँ, राज्यसभा, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पहले उनकी खत्म करो, फिर बड़े-बड़े जजों की खत्म करो, फिर आईएएस की खत्म करो, फिर देश में जितनी पेंशन सुविधाएँ हैं, चाहे वो विडो पेंशन हो, चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो, कोई भी पेंशन है, अगर खत्म करना तो सबकी खत्म कर दो, कर्मचारी नहीं माँगेगा। 30 साल, 35 साल जो लोग सेवा कर रहे हैं, 40 साल सेवा कर रहे हैं, आज इतने इतने केसेज़ आ रहे हैं इस समय। अभी आज मेरे पास एक फ़ोन आया, उन्होंने कुल नौकरी 28 साल की हुँ, और 28 साल में उनकी रेगुलर नौकरी केवल 5 साल 6 महीना है। बताइए। और एक लोगों ने मुझे मध्य प्रदेश से फ़ोन किया कि उन्होंने 30-32 साल तक नौकरी की और उसमें उनकी जो 2017 में वो परमानेंट हुए, सॉरी 2016 में, और हुँ, 2017 में रिटायर हो गए, मतलब 1 साल बाद ही रिटायर हो गए। लेकिन बताइए। नौकरी 28-29 साल की उन्होंने। अब आप सोचिए कि सेवाएँ तो उसने 28-29 साल तक दी ना सरकार को, काम तो किया ना उसने। लेकिन अब वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ भी 10 साल की सर्विस कंपल्सरी है। जब आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे आउट बना दिया, तो एट लीस्ट उन सारे लोगों की जो चाहे डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल थे, चाहे वो वर्क चार्ज पे थे, पीछे तक की सेवाएँ जोड़ते हैं आप, हुँ, उनको पेंशन दीजिए फिर, क्योंकि पे पेंशन तो है ही नहीं, पे आउट है ना, तो पीछे पीछे तक का दीजिए आप उनको। तो ये चंदन जी अभी कल हम लोग इसको जो इस मुद्दे को लेकर के यूनिफाइड पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर के कल ट्विटर पर हम सरकार को अपना विरोध दर्ज कराएँगे। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि वी आर नॉट सैटिस्फाइड विथ योर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दिस इज़ यूनिवर्सल प्रॉब्लम स्कीम। ये एक मतलब जो है फ्रॉड स्कीम है और लोगों के शोषण का ज़रिया बनेगी। और देखिए उनकी मजबूरी है जो रिटायर हो चुके हैं, 10-12 साल, 15 साल की नौकरी के बाद। तो उनकी मजबूरी है वो जाएँ, ना जाएँ ये उनका अपना डिसीज़न है। लेकिन हम पूरे देश से ये अपील करेंगे, जिनका भी फिलहाल हाल-फिलहाल कोई रिटायरमेंट नहीं है कि पेंशन स्कीम की तरफ आँख उठा करके भी ना देखें बल्कि इसका बहिष्कार करें। जी, चंदन जी। हाँ, बोलिए। आप ये देखना है, सबसे बड़ी बात है, अभी हम देख रहे हैं कि अगर सांसदों और विधायकों की पेंशन क्या चाहे सैलरी की बात हो रही है, तो सारे नेता एक सुर में बोल रहे हैं कि हाँ, बढ़ा दिया जाए। हुँ। वहाँ पर हाँ, मेज़ थपथपा लेते हैं वहाँ पर। हुँ। एक भी विरोध दर्ज नहीं करा रहा है, कोई भी नेता हो। और जहाँ से आवाज़ उठने वाली है, जहाँ से नियम बनने वाले हैं कर्मचारियों के फ़ेवर में, उन सभी को पेंशन मिल रहा है। चाहे कोर्ट के जज हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के आईएएस हो, आईपीएस हो, इन सभी आईएएस को सबकी पेंशन मिल रहा है।
क्योंकि ये बनाएंगे ना पेंशन स्कीम में, यही को लागू करना है, जो भी लिख के देंगे सेक्रेटरी वही असल सरकार में मानेगी। असल में चंदन जी क्या है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईएसएस है, ये जितने भी बड़ी नौकरी वाले लोग हैं, असल में एक सच्चाई ये है कि ये लोग 27 साल की उम्र से पहले-पहले नौकरी में आ जाते हैं बिल्कुल। और टॉप लेवल की इनकी सर्विसेज हैं। 34 साल, 35 साल, 38 साल तक ये लोग नौकरी करते हैं, 36 साल तक। हुँ, नौकरी करने के बाद कोई राज्यसभा में चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई किसी मतलब आयोग का चेयरमैन बन जाता है, तो उनके पास बहुत विकल्प है। उनकी ज़िंदगी पेंशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, चूँकि उनकी लंबी नौकरी है, तो एनपीएस के माध्यम से जो फंड इकट्ठा होगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हुँ, आज की डेट में भी देखिए 1,25,000 रुपए से पेंशन ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि नियम है, जो 2,50,000 रुपए की जो मैक्सिमम सैलरी होती है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी की, टॉप लेवल की, तो उसके आधे से ऊपर पेंशन किसी की भी नहीं जा सकती। ओल्ड पेंशन स्कीम में ये भी एक नियम है, हालाँकि कम लोग जानते हैं इस बात को। तो आईएएस का या जो इस तरह की नौकरियाँ हैं, उन लोगों का फंड इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि उससे 1,25,000 नहीं, वो 4,25,000 की पेंशन लेंगे। अब वो फंड भी उनका हो जाएगा। तो ये वजह भी एक है कि एनपीएस को वो क्यों चाहेंगे कि स्क्रैप हो जाए। और फिर वो ये सोचते हैं कि आप 40 साल की उम्र में, 45 साल, 50 साल की उम्र में नौकरी में आए, तो इसमें उनकी क्या गलती है? आप कम दिन के लिए आए, तो उनके पास कोई संवेदना नहीं है इस तरह की कि आपको ज़्यादा पेंशन मिले। और कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं चाहता कि इनको पेंशन भी मिल जाए और ये आंदोलन भी करें, नेतागिरी भी करें। उनको तो हुँ, दिक्कत होती है। आपके बॉस को आप कभी बर्दाश्त नहीं हो सकते कि आप, क्योंकि आप पब्लिक की आवाज़ उठा रहे हैं, कर्मचारियों के हित में आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखिए, मैं फिर कहूँगा कि कोई पॉलिसी ना तो नरेंद्र मोदी जी बनाने के लिए बैठते हैं, ना निर्मला सीतारमण जी बनाएँगी पॉलिसी, ना डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बनाएँगे पॉलिसी। पॉलिसी उनके सुपरविज़न में बनती है, लेकिन पॉलिसी को बनाने वाले लोग जो हैं, वो हमारी ही बिरादरी के लोग हैं, कर्मचारी बिरादरी की। ये अलग बात है कि वो उनका लेवल अलग है, तो वो हमें अपनी बिरादरी का माने या ना माने, लेकिन वो लोग कर्मचारी ही हैं। तो मैं ये बात कहूँगा कि कर्मचारियों का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है पेंशन के मामले में, तो कर्मचारी ही हैं, बड़ी पोस्टों पे बैठने वाले। नेता-विधायक तो बाद में है, क्योंकि नेता-विधायक अगर हमारे दुश्मन होते, तो हज़ार मतलब सैकड़ों सांसदों ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को उठाया है, बिल्कुल, सैकड़ों अभी भी विधायकों चालू ने है। मुद्दे को उठाया है। तो हुँ, मैं और ना ही हम उनके उनकी पेंशन के खिलाफ हैं। क्योंकि पेंशन चाहे कोई भी हो, पेंशन का तो हक सभी का है और सांसदों को भी पेंशन हम तो कह रहे हैं कि उनको 25,000 रुपए सा पेंशन मिलती है 1 टर्म की, 5 साल अगर वो सांसद रहे तो उनको 25,000 रुपए की पेंशन मिलती है और फिर जब दोबारा सांसद बनते हैं, तो हर 1 साल के लिए अभी जो है वो 2,000 या 2,500 रुपए 1 साल की है। मतलब अगर 1 साल रह कर के सांसद 1 साल और रह लिए मतलब 6 साल सांसद रहे तो 25 साल प्लस 2,000 25,000 प्लस 2,000 27,000 पेंशन मिलती है। इस तरह से उनकी पेंशन मिलती है। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक मुद्दा उठा था, क्योंकि उनकी जो सैलरी है विधायकों की, उसमें डीए नहीं जुड़ा हुआ है। हुँ, डीए के हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ती नहीं है, तो ये मुद्दा उठा है कि उनकी भी सैलरी को महँगाई भत्ते के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि महँगाई भत्ता जब बढ़े तो उनकी भी सैलरी बढ़ जाए। तो हम इसका विरोध नहीं करते, ठीक बात है, महँगाई के हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि सारे सांसद या सारे विधायक करोड़पति नहीं हैं। हाँ, तो हमने आज तक उनकी पेंशन का कभी विरोध नहीं किया चंदन जी, बल्कि हम ये भी कहते हैं कि गलत जानकारी भी समाज में मतलब जो है फ्लोट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको ओपीएस ऐसा उनको ओपीएस नहीं मिलती है। उनका जो पेंशन सिस्टम है, वो 1952 का पेंशन सिस्टम है या 1951 का पेंशन सिस्टम है और उसको समय-समय पर मतलब अमेंड किया गया है। अभी वो 2018 का उनका अमेंडमेंट चलता है, तो एक सांसद को 25,000 रुपए की पेंशन मिलती है। अगर वो दोबारा सांसद बनता है, तो जितने साल रहता है, उतने साल गुणा 2,000 इतनी पेंशन ऐड होती जाती है। तो इस तरह से उनको पेंशन मिलती है। हाँ, उनके कुछ भत्ते अलग हैं। अब उनके भत्ते अलग हैं, हमारे भत्ते अलग हैं। हमारे भत्ते में केवल बेसिक और डीए होता है। सांसदों की पेंशन में हो सकता है और भी अभी सरकार कुछ बदलाव करने जा रही है।
उनकी फिर तो हमारी उनकी पेंशन से या उनकी वेतन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी बस ये डिमांड है कि कर्मचारियों को भी उनका हक मिल जाना चाहिए। कितना उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से? अब चंदन जी, सरकार से उम्मीद नहीं लगाएंगे तो बताइए क्या फिर बुल्गारिया की सरकार से उम्मीद लगाएंगे या पाकिस्तान की सरकार से? सरकार में तो जो है हम उसी से उम्मीद लगाएंगे। हाँ, मतलब हमें मेरा पूछने का मतलब है कितना उम्मीद है, होने की देखिए संभावना कितना है? उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं तो कई साल से कहता आ रहा हूँ कि जो पुरानी पेंशन के लाभ थे, जो भी थे, वो हम लेकर के आएंगे। वो चाहे यूपीएस में आए और चाहे एनपीएस में आए। हमारा रास्ता आसान है, एनपीएस वाला। वो रास्ता आसान है, वो बहुत आसान है कि एक बार रिटायरमेंट पर वही ऑप्शन दे दिया जाए। भले ही 25 साल में 50% पेंशन है, जिसकी कम नौकरी होगी तो उसका थोड़ा कम बनेगा, लेकिन वो एक बार रास्ता खुल जाए। बाकी लड़ाई तो बाद की होगी, कम ज्यादा थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, ज्यादा कम होगा फिर लड़के लिया जाएगा, लेकिन वो एक बार खुल जाए तो एनपीएस से ओपीएस का रास्ता निकलना आसान है। यूपीएस अब बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, हम ये तो हमें स्वीकार ही नहीं है, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। और कल इसीलिए कल संडे को शाम 4 बजे हम पूरे देश से अपील भी कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं, आपको भी बहुत सारे लोग आपके चैनल को देखते हैं, तो उन सभी से गुजारिश है कि कल शाम 4 बजे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में हम एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं और उसमें हैशटैग रखा है बायकॉट यूपीएस, हैशटैग BOY बॉय COTT और बिना किसी स्पेस के यूपीएस, यानी हैश बायकॉट यूनिफाइड पेंशन स्कीम का यूपीएस। ये हम कल जो है मतलब जो है ट्रेंड चला करके, अभियान चला करके ट्विटर पर सरकार की उसमें जो है नजरों में लाएंगे, उनको बताएंगे ताकि वो ये समझ सके कि हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में खड़े हैं, इसका बायकॉट कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है उन तक पहुंचाना इस बात को। तो सभी लोग कल इसमें ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें। हम तो कह रहे पूरे देश से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल तक के लोग कल जो है इसमें ट्वीट में सहभागी बने और सरकार तक ये बात जाए ताकि उनको भी पता चले, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने कौन सी पॉलिसी बना करके रखी है, बिल्कुल। जिसको 2 साल लगे बनाने में, उसका विरोध कितना हो रहा है। सरकार को भी तो पता चलना चाहिए, तो वो बहुत जरूरी है। होना ना होना एक अलग मुद्दा है, इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार की नजर में आपका विरोध कल जाना चाहिए, वो बायकॉट यूपीएस के माध्यम से जाना चाहिए। हमारा ऐसा है मानना कि वो एक बार जाए, उसके बाद देखते हैं कि अगली बार फिर हम 13 अप्रैल को लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। लखनऊ में कार्यक्रम करेंगे, वहां भी हम ज्ञापन देंगे, एक बार फिर से सरकार से गुजारिश करेंगे और उसके बाद दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी, मतलब जो है इसी साल एक बहुत बड़ा आंदोलन या तो रामलीला मैदान में होगा या फिर कहीं जंतर मंतर पर होगा, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं तब तक जब तक कि जो लोगों की ख्वाहिश ओपीएस वाली है वो मिल नहीं जाती। तो ये है चंदन जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम आशा करेंगे कि सभी कर्मचारी मिलकर के जो कल ट्विटर कैंपेन है बायकॉट यूपीएस, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा, तो स्क्रीन पर हम चला देंगे। उसी के साथ जो है शाम 4 बजे से लगातार जो है रात्रि जब तक आप सो नहीं जाते हैं तब तक जी ट्वीट पर ट्वीट करने हैं। चंदन जी, एक एक बात और छोटी सी है, वो भी कहनी है कि जो बायकॉट यूपीएस हमने जो हैशटैग दिया है, ये खास बात है, ये हमारी सोच नहीं है। हमें बहुत सारे साथियों ने ही सुझाव दिया कि सर बायकॉट यूपीएस चलाइए। ये हमने अपने मन से डिजाइन नहीं किया, हमारी टीम ने डिजाइन नहीं किया है, ये ऐसा पहली बार हो रहा है। सोशल मीडिया पर हमें कुछ साथियों ने लिख करके भेजा, तो हम उसको बायकॉट यूपीएस हमने एज इट इज स्वीकार कर लिया और हमने कहा ठीक है, हम तैयार हैं, अगर आप साथ देने के लिए तैयार हैं तो हमें क्या दिक्कत है, हम चलाने के लिए तैयार हैं। अगर पब्लिक साथ देती है तो सरकार तक ये बात जानी चाहिए कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट यूपीएस एंड एनपीएस, वी वांट ओपीएस। ये है। थैंक यू सो मच चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।